गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड सेकेंड ईयर और अपना सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ जनरल साइंस। इसमें हम यूनिट 3 पढ़ रहे हैं। यूनिट 3 का अपना जो टॉपिक चल रहा है वो है आज का अपना शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इंटरनेट व ईमेल का जो उपयोग है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले मैंने आपको शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो ऑनलाइन शेयरिंग है वो किस प्रकार से शिक्षकों के लिए वर्तमान में महत्वपूर्ण है उसके कुछ बिंदुओं के बारे में हमने कल की जो ऑनलाइन क्लास थी उसमें चर्चा कर ली थी। आज इसी के आगे इसका जो आगे का टॉपिक है कि इंटरनेट व ईमेल का क्या उपयोग होता है शैक्षिक क्षेत्र में, इसके बारे में हम आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें अध्ययन करेंगे। जो वर्तमान समय में सूचना एवं तकनीकी जो ICT है उसके विकास में, सूचना एवं तकनीकी के विकास में शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है। जैसे मैंने कल भी कहा था कि इंटरनेट व ईमेल के उपयोग से शिक्षा व्यवसाय है वो एक क्रांति का रूप लिए हुए है, क्रांतिकारी परिवर्तन उसमें आया है, जिसके कारण जो दूरियां हैं वो दूरियां बिल्कुल ही समाप्त हो चुकी है कि हम विदेश में बैठे व्यक्ति से भी हम जैसे उसके हाव भाव है उसके समीप रहकर जैसे हम बात कर रहे हैं इस प्रकार से हमको प्रतीत होता है। तो दुनिया उसके द्वारा इंटरनेट व ईमेल के द्वारा एक सिक्योरिटी सी महसूस होती है कि जो व्यक्ति दूर है वो हमें एहसास नहीं होने देता कि वो व्यक्ति दूर बैठा है, ऐसा लगता है कि जैसे हमारे वो पास में बैठकर बातचीत कर रहा है। तो दूरियां इसके द्वारा बिल्कुल ही समाप्त हो गई है। इसके इंटरनेट और जो ईमेल है इनके उपयोग से एक शिक्षा व्यवसाय में भी क्रांतिकारी प्रयोग या क्रांतिकारी जो परिवर्तन है वो आया है। परिणाम स्वरूप छात्रों की जो मानसिक, क्योंकि गणितज्ञ के द्वारा जो विद्वान होते हैं वो अपने आंकड़ों को उस कंप्यूटर के माध्यम से इस प्रकार सुरक्षित रख सकते हैं कि हम किसी भी व्यक्ति के जो भी समस्या है, जो भी बातचीत है उसको वो तुरंत उस समस्या का हाथों हाथ निराकरण हो जाता है। इसके द्वारा छात्रों में मानसिक बौद्धिक विकास की प्रक्रिया में तीव्रता आई है। इससे बालकों की जो, क्योंकि कंप्यूटर का आविष्कार ही किसने किया है, वैज्ञानिकों ने। और जब वैज्ञानिक तरीके से या वैज्ञानिक विधि से बालक अध्ययन करते हैं, वैज्ञानिक तौर तरीकों के जो उपकरण शिक्षा व्यवसाय में अपनाते हुए बालक अध्ययन करते हैं तो बालकों का स्वतः ही सामाजिक और बौद्धिक विकास होता है। ज्ञान के भंडार का आदान प्रदान करने के लिए जो ज्ञान का जो भंडार है, ज्ञान के भंडार को हम इसका कोई संज्ञा नहीं दे सकते, इसका भंडार है बहुत ही असीमित क्षेत्र तक माना गया है। उन विचारों के आदान प्रदान करने के लिए इंटरनेट व ईमेल का उदय होना शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए एक वरदान सिद्ध हुआ है। जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि हम अपने जो विषय है, कोई भी विषय से संबंधित अपने को समस्या आ रही है, उस समस्या का हम निराकरण चाहे अपने भारतीय विशेषज्ञों से करें या देश विदेश से बैठे जो विशेषज्ञ हैं उससे संपर्क स्थापित कर हम अपनी समस्या उनके सामने रख सकते हैं और वही समस्या एक ही समय में हम अलग अलग विद्वानों से उस समस्या के बारे में बातचीत कर सकते हैं। और जब वो उनका जो निराकरण आएगा या उस समस्या का समाधान हमारे सामने जब प्रस्तुत होगा तो वो समस्या का जो समाधान प्रस्तुत हो रहा है वो कैसा हमें मिलेगा, लिखित रूप में मिलेगा। जैसे हम टाइप करके उसको हम लिख के भेजते हैं, टाइप करके अपनी समस्या को भेजते हैं तो वही उनका आंसर है वो टाइप करके हमें भेजेगा। यानी समस्या का जो समाधान है वो समाधान हमें लिखित स्वरूप में प्राप्त होता है। और लिखित स्वरूप जब हमें प्राप्त होगा, समस्या का लिखित स्वरूप हमारे पास में होगा तो हम जब चाहे जब उसका उपयोग होगा, जब उसकी उपयोगिता होगी तब उसको हम पढ़ सकते हैं और आवश्यकता अनुसार उसको सुरक्षित रख सकते हैं और जब उसकी उपयोगिता होगी तब उसको काम में ले सकते हैं। तो ये इंटरनेट और कंप्यूटर है ये शिक्षक बालकों के लिए एक वरदान के रूप में सिद्ध हुआ। शिक्षक क्षेत्र में, शैक्षिक क्षेत्र में एक वृद्धि के लिए या विकास के लिए इसकी जो महत्वता है वो बहुत ही अकल्पनीय है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इंटरनेट व ईमेल के प्रयोग को हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं कि इसके किस किस क्षेत्र में किस प्रकार से उपयोग है। इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि इसका कहाँ कहाँ उपयोग हो सकता है। तो सबसे पहले इसका जो उपयोग है कि किसी भी साहित्य सामग्री एवं
शिक्षण विधि के साहित्य को इंटरनेट पर वेबसाइटों के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। सबसे पहला जो इसका उपयोग है, नंबर 1 पे किसी भी साहित्यिक सामग्री, किसी भी साहित्यिक सामग्री एवं शिक्षण विधि के साहित्य को शिक्षण विधि के साहित्य को इंटरनेट पर वेबसाइटों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इंटरनेट पर वेबसाइटों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इसका जो पहला उपयोग है इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं थोड़ा कि किसी भी साहित्यिक सामग्री, जो साहित्यिक सामग्री है, पढ़ने योग्य सामग्री है, जो भी निबंध है या किसी व्यक्ति के संबंध में कोई विचारधारा है या किसी दार्शनिक के द्वारा लिखित पुस्तक है, जो भी साहित्यिक सामग्री है, उस साहित्यिक सामग्री एवं शिक्षण विधि के साहित्य को, और जो साहित्यिक सामग्री है वो शिक्षण विधि के संबंध में रहता है या शिक्षण विधि से संबंधित कोई साहित्यिक है, जैसे अनुकरण विधि, प्रयोजना विधि, डाल्टन विधि, बहुत सारी मॉन्टेस्क्यू विधि, बहुत सारी जो विधियां हैं, उन विधियों को हम इंटरनेट पर कि कौन सी विधि हमको पढ़नी है, उस समय हम इंटरनेट पर उस विधि से संबंधित हम कोई वेबसाइट पर हम उस विधि का जो डाटा है वो डालते हैं और उसके माध्यम से हम उस साहित्यिक सामग्री को या उस शिक्षण विधियों को हम तुरंत प्राप्त कर लेते हैं और हम पढ़ लेते हैं। तो इस प्रकार से वेबसाइटों के माध्यम से हम साहित्यिक सामग्री को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। नहीं किसी भी पुस्तक को टटोलने की आवश्यकता जब पड़ती है, जब उस साहित्यिक सामग्री को हम इंटरनेट पर नहीं मिलती है या इंटरनेट पर वो साहित्यिक सामग्री में उपलब्ध नहीं होती है, तब हम पुस्तकों का सहारा लेते हैं। लेकिन आजकल के जो इंटरनेट पे सभी पुस्तकों का जो बायोडाटा है, पुस्तकों के अंदर जो विषय वस्तु है, वो सभी विषय वस्तु इंटरनेट पर उपलब्ध हो जाती है। तो इंटरनेट पर जब उपलब्ध होगी और उसी के माध्यम से पुस्तकों के बारे में भी पढ़ते हैं, तो इस प्रकार इंटरनेट व पुस्तकों के प्राप्त ज्ञान के आधार पर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर सकते हैं, जिससे बालक की मानसिक व बौद्धिक क्षमता का विकास होगा। दूसरा हम पढ़ेंगे, इंटरनेट के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से बात करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी एवं सार्थक बनाया जा सकता है। दूसरा इसका उपयोग पढ़ते हैं, इंटरनेट के माध्यम से दूसरा है इंटरनेट के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से बात करके प्रत्यक्ष रूप से बात करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सार्थक एवं
प्रभावी बनाया जा सकता है। इसका दूसरा जो उपयोग है कि इसके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से हम प्रत्यक्ष रूप से बात करके वीडियो कॉलिंग, ई कॉन्फ्रेंस, इन कन्वेंशन, अपन अलग अलग नाम से गूगल मीट वगैरह अलग अलग नाम से हमने इसको संबोधित कर सकते हैं। उसके माध्यम से हम प्रत्यक्ष रूप से, जैसे भी कोरोना काल चल रहा था उसमें जो सेमिनार वगैरह हुए या किसी विशेषज्ञों से हमें विषय से संबंधित कोई परामर्श लेनी है, मार्गदर्शन लेना है, तो ई कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम उनसे बातचीत करके अधिगम प्रक्रिया को या शिक्षण संबंधी किसी बात को हम उनके सामने प्रत्यक्ष रूप से उनको देख करें और वो समझाते हैं अपने को प्रत्यक्ष रूप से, जैसे ऐसे लग रहा है हम कक्ष में बैठे या इस व्यक्ति के सामने ही बैठे हैं। तो अधिगम प्रक्रिया को सार्थक एवं उसका सही अर्थ क्या है, किस प्रकार से उसको व्यवहारिक रूप में ला सकते हैं और सार्थक और प्रभावी रूप संपन्न रूप से किया जाएगा। तो इसके माध्यम से जो दूरियां हैं बिल्कुल समाप्त हो चुकी हैं। व्यक्ति को ये नहीं महसूस होता कि व्यक्ति दूर बैठा है, बल्कि ई कॉन्फ्रेंस के माध्यम से व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से उसके सामने बिठाकर व्यक्ति को अपनी शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बना सकता है, अपने मार्गदर्शन ले सकता है। तीसरा है, इंटरनेट के माध्यम से शिक्षण अधिगम संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए विश्व के किसी भी विद्वान से संपर्क स्थापित किया जा सकता है। तीसरा मैं लिखवा देती हूँ आपको कि शैक्षिक समस्या का समाधान हेतु व्यक्ति इंटरनेट के माध्यम से देश विदेश के विद्वानों से संपर्क स्थापित कर उस समस्या का समाधान संबंधी समस्या समाधान संबंधी परामर्श ले सकते हैं। ये बात मैंने आपको पहले भी समझा दी है कि इंटरनेट के माध्यम से दूर बैठे व्यक्ति अपनी शैक्षिक समस्या, तो कोई भी शैक्षिक समस्या है या उस समस्या से उभर होकर व्यक्ति देश विदेश के विद्वानों से संपर्क स्थापित कर अपनी समस्या रख सकता है और उसको वो समस्या का समाधान उसी समय कर लेता है, एक ही समय में कर लेता है और वही समस्या जो लिखित स्वरूप उसको प्राप्त होगा वो लिखित स्वरूप सुरक्षित रख सकते हैं और जब उसका उपयोग होगा तब उस लिखित जो संदेश है या जो समाधान है उसको जो उपयोगिता उसकी योग्यता वो पढ़ सकते हैं, आवश्यकता अनुसार उसका उपयोग कर सकते हैं। फिर आगे है चौथा कि इंटरनेट के माध्यम से ईमेल भेजकर तथा ईमेल प्राप्त करके नवीन ज्ञान का अर्जन किया जा सकता है। फोर्थ है, इंटरनेट के माध्यम से ईमेल भेजकर इंटरनेट के माध्यम से ईमेल भेजकर तथा ईमेल प्राप्त करके नवीन ज्ञान का अर्जन किया जा सकता है। नवीन ज्ञान का अर्जन किया जा सकता है।
इंटरनेट के माध्यम से ईमेल भेजकर या ईमेल प्राप्त करके नवीन ज्ञान का अर्जन किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि व्यक्ति को अपना एक ईमेल एड्रेस होता है, इंटरनेट में हम अपना ईमेल एड्रेस बनाते हैं और ईमेल एड्रेस के माध्यम से हम दूर बैठे व्यक्ति से या किसी भी समस्या से संबंधित जो व्यक्ति है, सामने वाला व्यक्ति, उसको उसके ईमेल पर हम अपना जो संदेश है या समस्या है उसको टाइप करके भेजते हैं और वही व्यक्ति फिर उस ईमेल को पढ़ता है, अपने संदेश को पढ़ता है और फिर वहां से वो अपने जो ईमेल एड्रेस है उस एड्रेस पर ईमेल वापस भेजता है। यानी संदेश का जो समस्या है उस समस्या का निराकरण करने से संबंधित जो बातें हैं वो संदेश से टाइप करके वापस उस व्यक्ति को भेजता है। इस प्रकार विचारों का आदान प्रदान होता है इंटरनेट के माध्यम से, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के मध्य जो विचारों का आदान प्रदान होता है। तो अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग जो विचारधारा होती है, जो व्यक्ति विचारधारा उसमें जुड़ेगा और जो नवीन ज्ञान का अर्जन करेगा वो व्यक्ति अपने विचारधारा को अपनाता है और सामने वाला व्यक्ति उसकी विचारधारा को अपनाता है। इस प्रकार दोनों विचारधाराओं के परस्पर सामंजस्य स्थापित करके नवीन ज्ञान का अर्जन किया जा सकता है। तो आज की जो ऑनलाइन क्लास है इसमें मैंने आपको इंटरनेट व ईमेल का शैक्षिक क्षेत्र में क्या क्या उपयोग है इसके बारे में बताया कि सबसे पहले किसी भी साहित्यिक सामग्री एवं शिक्षण विधि के साहित्य को हम इंटरनेट की वेबसाइटों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा कि इंटरनेट के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति से बात करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सार्थक एवं प्रभावी बना सकते हैं। तीसरा कि शैक्षिक समस्या का समाधान हेतु व्यक्ति इंटरनेट के माध्यम से देश विदेश में बैठे विद्वानों से संपर्क स्थापित कर अपने समस्या का समाधान संबंधी जो परामर्श है या मार्गदर्शन है वो ले सकता है। और फोर्थ मैंने बताया कि इंटरनेट के माध्यम से ईमेल भेजकर तथा ईमेल प्राप्त करके नवीन ज्ञान का अर्जन किया